नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम जी। कौशलेंद्र जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। वैसे तो भारतीय प्रशासनिक सेवा अपने आप में ही बुद्धि और कौशल का परिचायक है, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रदेश की राजधानी को सेवाएं देना, प्रदेश की राजधानी का एडमिनिस्ट्रेशन देखना, बाकी अन्य जिलों की जो कलेक्टरशिप है उससे कितना भिन्न है? थैंक यू, आपने पूछा। वैसे आपके साथ हमारी ग्वालियर में एक बार चर्चा हुई थी, जब मैं ग्वालियर में था उस समय बहुत सारी चीज़ें पे चर्चा हुई थी। देखिए क्या है, काम तो सब जगह एक टाइप से रहता है, यहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है, किसी चीज़ पे रिस्पांस जल्दी देना होता है क्योंकि चीज़ें जल्दी एस्केलेट हो सकती हैं, तो इतना फ़र्क है। तो थोड़ा सा आपको एक्शन जल्दी लेना पड़ता है। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि काम तो हर जगह लगभग एक सा रहता है, लेकिन राजधानी होने की वजह से एक परसेप्शन बना हुआ है कि पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। इस टाइप में कोई प्रेशर होता है क्या सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है, आप पॉलिटिकल प्रेशर का मुझे मतलब नहीं पता क्या होता है। इसका बेसिक ये है कि आपको जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो आपको अपनी समस्याएं, मतलब जनता की समस्याएं बताते हैं, उस पर आपको एक्ट करना पड़ता है। ऐसा हर जगह रहता है। और जो मेरा अनुभव है वो ये है कि अगर जनता के बीच हम लोगों से ज़्यादा जनप्रतिनिधि जाते हैं, जगह जगह गांव-गांव सब जगह दौरा करते हैं, तो जो बातें हमारे कई बार नीचे के अधिकारी नहीं बताते वो लोग बताते हैं। और अगर कोई बात ऐसी है जो नियम कानून में नहीं आ रही तो आप बताएं, तो ऐसा जनरली होता नहीं कि कोई ज़्यादा इंसिस्ट करे, ऐसा कभी हुआ भी नहीं। जी, जिस प्रकार से राजधानी में बतौर कलेक्टर जब आप आए, आप देखिए कि उसी साल चुनाव, मैं समझता हूं कि प्रशासनिक प्रबंधन का ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बड़ी प्रक्रिया है। इलेक्शन पूर्ण करना, उस बीच में कोड ऑफ कंडक्ट भी है, लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ज़रूरतें भी हैं, बहुत बर्डन आ जाता है। व्यक्ति तो एक ही हैं, तो ये मल्टीपल करते कैसे हैं? चुनाव में बहुत ज़्यादा काम होता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। जैसे उदाहरण के लिए आपको आप RO भी रहते हैं भोपाल कलेक्टर, तो उस हिसाब से नॉमिनेशन की पूरी प्रोसेस करनी है, चुनाव आचार संहिता का पालन कराना है, एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग करनी है, प्रॉपर परमिशन वगैरह हो जाए ये देखना है। आपको देखना है कि फेयर एंड फ्री और स्मूथ इलेक्शन कंडक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग भी देनी है, IT एप्लीकेशंस भी हैं, EVM के लिए SOP बनी हुई है। तो इस तरीके से चुनाव के बहुत सारे सेगमेंट हैं जिन पे काम करना होता है। पूरी मशीनरी चुनाव में उस समय लग जाती है। दूसरे काम निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रभावित होते हैं, सफ़र करते हैं, हाँ, बट सब लोगों के साथ मिल के, ये ब्यूटी है इसमें कि सब सरकारी लोग काम करते हैं बट अच्छा काम करते हैं। ये एक जो सर परसेप्शन, मतलब इस पे बड़ा एम्फेसाइज किया आपने कि सरकारी लोग काम करते हैं। एक परसेप्शन जो बना हुआ है सरकारी कर्मचारियों के विषय में, हालांकि आपने ग्वालियर कलेक्टर के बतौर तमाम ऐसे नवाचार किए, इस मिथक को कई बार तोड़ा है। अब आचार संहिता अभी 4 जून को समाप्त भी हो जाएगी, मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न भी हो चुके हैं, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी कि जो डिलीवरी सिस्टम है और उसको और सुगम और सुदृढ़ बनाया जाए? देखिए, आपने पहली बात जो सरकारी कर्मचारी वाली कही थी कि लोग सोचते हैं कई बार सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। सरकारी कर्मचारी बहुत मेहनत करते हैं। और आपको मैंने उदाहरण दिया, इलेक्शन कितनी बड़ी प्रोसेस है, कितना कम से कम 20,000 की मैन पावर लगती है तब जाके चुनाव होता है और बहुत ही स्मूथ होता है। और आप देखिए कि जिस दिन इलेक्शन होता है उसके एक दिन पहले पोलिंग पार्टीज आती हैं, पूरा सामान कलेक्ट करती हैं, वहाँ पे चुनाव करा के वापस जमा करते हैं, स्ट्रांग रूम में जमा होती। अगर इसमें जरा भी त्रुटि हुई तो उस पर कार्रवाई होना तय होती है। लेकिन आप देखिए, इक्का दुक्का अपवाद छोड़ के बहुत तो सरकारी व्यक्ति काम अच्छा करता है। रही बात कि चुनाव के बाद की क्या प्राथमिकताएं होंगी, तो चुनाव के बाद जो है और डिलीवरी सिस्टम कैसे करेंगे, तो निश्चित रूप से मेरा कोशिश रहती है कि जो कोई भी मेरे ऑफिस में आ रहा है उसका जो ग्रीवांस है, उसकी जो तकलीफ़ है, वो जितना जल्दी हो सके उतना निराकरण किया जाए। मैं अपने अधिकारियों को भी निर्देशित करता रहता हूँ कि अगर आपको कोई कागज़ किसी की तकलीफ़ का जा रहा है तो केवल चिड़िया बैठ के या दस्तखत होके नहीं जा रहा, आप उसको प्रॉपर एक्ट करेंगे।
क्योंकि व्यक्ति की समस्या का निदान होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ग्रीवांस जो आ रहा है वही नहीं, रूटीन काम भी अच्छे से होने चाहिए। तो जो सर्विस गारंटी स्कीम्स हैं जो समय सीमा में काम होने, वो समय सीमा पे हों, इसकी कोशिश करते रहते हैं। कई बार कुछ मामलों में सफलता नहीं भी मिलती है और कई बार ज़्यादातर मामलों में सफलता मिल जाती है। अगर मैं पिछले कार्यकालों के अवलोकन के अनुसार बात करूं तो आप कार्यालय के अलावा फील्ड में भी बहुत जाने में विश्वास रखते हैं। क्षेत्र में दौरे, क्षेत्र में भ्रमण, सराउंडिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट में भ्रमण। ये मतलब जब आप टेक्नोलॉजी आ गई है, कम्युनिकेशन सुदृढ़ हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है या जो दौरे होते हैं उनसे और क्या? देखिए क्या है, हर चीज़ का अपना महत्व है। जैसे अगर आप भोपाल में हैं तो भोपाल में एक छोटा सा एरिया आपका गांव है और ज़्यादातर नगर निगम है। तो अगर नगर निगम एरिया में देखें तो आपको ऑफिस में समय देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे अप्रोच करने के लिए आते हैं और वो अगर बार बार आपके कार्यालय आते हैं दौड़ के तो, और आप उन्हें नहीं मिलते हैं तो मुश्किल होती। तो आपको लगभग थोड़ा थोड़ा टाइम प्रतिदिन देना चाहिए, मतलब देना होता है, ताकि लोग आपसे मिल सकें, आप उनकी समस्याएं जितना संभव हो सके। भाई मीटिंग और सब चीज़ें अलग है। तो एक तो ये है कि आपको ऑफिस में थोड़ा समय देना ज़रूरी है। दूसरा, फील्ड में कोई समस्या आई, अगर कोई फील्ड में कोई मामला आता है, जैसे मैंने ज्वाइन किया वैसे ही एक बच्चों का मामला आया था, जी। तो आपको तुरंत रस होकर वहाँ पहुँचना पड़ता है। रूटीन में भी आप, जैसे सपोज इलेक्शन हो रहा है तो वल्नरेबल मतदान केंद्रों का आपने निरीक्षण किया, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, रूटीन में आपने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, रोड का निरीक्षण किया, सफाई, बड़े 100 प्रकार की चीज़ें। तो वहाँ पे भी एक निश्चित मात्रा में जाना है। और भोपाल में एक अच्छी चीज़ रहती है, बहुत सारे अधिकारी मिलते हैं आपके पास, एडीएम्स होते हैं आपके पास, डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं, टीम होती है तो उन नगर निगम, तो उनके माध्यम से भी आप ठीक तरीके से फील्ड रीच करने की कोशिश करते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि एक बैलेंस चाहिए होता है। ऑफिस में भी आप नहीं बैठेंगे तो मुश्किल पड़ेगी, और अगर केवल ही ऑफिस बैठे रहेंगे पूरे टाइम तो भी मुश्किल पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा हर कुछ होना चाहिए। अच्छा, राजधानी के लिहाज से देखूं तो राजधानी एक तरह से फ्रंट फेस है। राजधानी मुख्य पृष्ठ कह सकते हैं किसी भी प्रदेश का। तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से ही प्रदेश की प्रशासनिक क्षमताओं का अंदाज़ा भी लगाया जाता है। तो चाहे फिर वीआईपी ड्यूटीज़ हों, वीआईपी विजिट्स हों, मीटिंग्स हों, बड़े बड़े आयोजन प्रयोजन हों, मतलब बहुत एंडलेस है। तो वो कैलेंडर मैनेज करना, चीज़ों को मैनेज करना, प्राथमिकताएं मैनेज करना, और फिर आम जनता के लिए प्रशासनिक मुखिया हैं आप, तो आम जनता की भी सारी शिकायतें और उनकी समस्याओं को सुलझाना, इन सारी चीज़ों को, इनका प्रबंधन करने का और इन सारी चीज़ों को सहजता से सुलझाने का, ये बोलना चाहिए एक मानस कैसे बना पाते हैं? ये तो खैर बड़ा जटिल सवाल है कि कोई कैसे इन सब चीज़ों में तालमेल बनता है। लेकिन हमें लगता है थोड़ा बहुत अनुभव और थोड़ा सा आपकी प्लानिंग कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है, उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे अंदाज़ा लगने लगता है कि किसी दिन आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कभी कभी कोई फायर फाइटिंग की चीज़ आ जाती है कि आपको सारी चीज़ें किनारे रख के केवल उसी पे काम करना होता है। कई बार जो है आपके पास थोड़ा समय होता है तो आप थोड़ा प्लान करके अपनी चीज़ों को आगे निकाल लेते हैं। तो मतलब ओवरऑल आपको थोड़ा सा सजग रहते हैं तो पता चल जाता है कि कैसे काम होना है। स्वास्थ्य और शिक्षा, खासकर जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, उस पूरे आपने पिछले कार्यकालों में उनको सुदृढ़ करने के लिए, उसमें जो कमियां खामियां थी उनको दूर करने के लिए न सिर्फ कठोर कदम उठाए बल्कि उनको बहुत स्तर पर अपडेट किया और वो लगातार सुर्खियों का केंद्र भी रहे। तो स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा व्यवस्था, जैसे अभी स्कूलों को भी फीस से लेकर तमाम चीज़ों के लिए आपने गाइडलाइंस जारी की, तो ये निकट भविष्य में और बेहतर हो, क्योंकि एक बड़े समुदाय पर निश्चित रूप से आचार संहिता खत्म होगी तो हम लोग इस पे फोकस करने की कोशिश करेंगे कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो एजुकेशन में जो जो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं उनको जितना बेहतर किया जा सके उन पे करें। और निश्चित रूप से ये चीज़ें हमारी प्रायोरिटी में होनी चाहिए और इसको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करें। अब जैसे अगर आप पिछले सरकार की कार्यकाल की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में आप बतौर कलेक्टर ग्वालियर में भी थे। अभी चीज़ें बदली हैं, डबल इंजन की सरकार,
केंद्र की एक्सपेक्टेशन बहुत हो गई है, केंद्र की बहुत सारी योजनाओं को मीट आउट करना, डिलीवरी पे बहुत फोकस हो गया है। अब टाइम बाउंड डिलीवरी सिस्टम पर बहुत फोकस हो गया है और लगातार सरकारें रिजल्ट्स भी दे रही हैं। तो क्या उस स्तर पर कोई आपको फ़र्क लगा है कि जब प्रशासनिक परिवर्तन होता है, राजनीतिक परिवर्तन होता है, तो सिस्टम में कोई परिवर्तन आता है? नहीं, देखिए क्या है, जनता के लिए सरकार काम करती है और हम लोग उसके कार्यपालक हैं, उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और जनता के हित में जो विभिन्न प्रकार की केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को हमें पूरा करना होता है। जो हमारा इन्फोर्समेंट का काम है उसको करना होता है और हम उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। समय परिस्थिति के अनुसार से सरकार की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, किसी में कोई 10 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कोई 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रहते सारी चीज़ें ओवरऑल हैं इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऊपर नीचे पॉइंट्स बदल जाते हैं, ये वाला काम पहले इंपॉर्टेंट है, फिर कभी ये वाला काम पहले इंपॉर्टेंट है, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होता है। सपोज 100 में आपने सबसे पहले उसको टीएल में आप मीटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले उस एजेंडे पे बात की, फिर उसके बाद दूसरे एजेंडे पे बात की। तो ओवरऑल हम लोग कोशिश करते हैं कि जो है एग्जीक्यूट जो भी स्कीम्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, जो भी जनता की तकलीफ़ें हैं, उनके संबंधित जो समाधान हैं, उनको हम बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करें। जी, अभी जब इलेक्शन जब वोटिंग हो रही थी तो कुछ कुछ जगहों पर वोटिंग के दौरान कुछ अधिकारियों ने, कुछ जनप्रतिनिधियों ने, लोगों ने उसके वीडियो फोटो बनाए, आपने उस पर बड़ा सख्त संज्ञान लिया। हालांकि काउंटिंग को लेके वैसे ही हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़े रहते हैं, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े रहते हैं। तो भले ही चुनाव संपन्न हो गया हो, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। नहीं, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल पूछा और हमें लग रहा है ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ताकि लोगों को इलेक्शन प्रोसेस के बारे में अच्छे से पता हो। जो इलेक्शन में आचार संहिता का हम लोग पालन करते हैं और कोई उल्लंघन करता है तो हम लोग सभी पे कार्रवाई करते हैं। और अभी इवन इलेक्शन के बाद 2 FIR भोपाल में हुई, तो RP एक्ट के तहत, तो 144 के उल्लंघन के तहत, तो वो जो कोई उल्लंघन करता है उस पर चुनाव आयोग के निर्देशन में कार्रवाई की जाती है। रही बात काउंटिंग की, तो काउंटिंग के पहले स्ट्रॉन्ग रूम मॉनिटरिंग की, तो उसके लिए एकदम SOPs हैं। मैं आपको उस SOP आपके माध्यम से सब लोगों को बताऊंगा कि जो EVM मशीनें रहती हैं हमारे यहाँ ओल्ड जेल में है, उसकी 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम होता है। सबसे पहला जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो होता है कि सबसे लास्ट में सबसे पहले स्टेट की पुलिस होती है, तो स्टेट की पुलिस उसकी सिक्योरिटी करती है। फिर स्टेट पुलिस के बाद में जो है वो स्टेट की जो है वो SF होती है, जो आर्म्ड फोर्स है, स्टेट आर्म्ड फोर्स वो होती है, वो उसकी सिक्योरिटी करती है। तो ये 2 लेयर हो गई। फिर उसके बाद की लेयर जो मेन गेट पे होती है वो CAPF होती है, सेंट्रल की जो हमारी फोर्सेज हैं वो होती है। तो इस प्रकार से जो पूरी प्लाटून लगी रहती है, तो इस प्रकार से 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है। फिर जो पूरा कैंपस है उसकी CCTV वीडियोग्राफी होती रहती है लगातार, और जो जितने स्ट्रांग रूम के मेन गेट हैं उन पे वीडियो कैमरा लगा रहता है और उसका TV पे और जो हमारा स्क्रीन है उस पे दिखता रहता है। और वहाँ पर जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं या कैंडिडेट के प्रतिनिधि, वो बैठ के उसको देख सकते हैं। पावर बैकअप हम लोग अलग से रखते हैं ताकि किसी तरीके से वो फुटेज आना बंद नहीं हो, वो लगातार देखते रहते हैं। इतना ही नहीं, हमने 72 गजेटेड ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है फॉर 8 आवर्स पर डे, यानी एक दिन में 3 गजेटेड ऑफिसर्स की ड्यूटी है। उनके लिए वहाँ पे रजिस्टर है, जो वहाँ पे जाते हैं उसको नोट करते हैं, फिर दूसरे को वो हैंड ओवर चार्ज करके तब वहाँ से जाते हैं। उनके समय कोई घटना घटी उसको नोट करते हैं, ताकि किसी को किसी तरीके की शंका संदेह की गुंजाइश न रहे। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी रह सकते हैं, 24 घंटे नहीं, कभी वो रहते हैं कभी चले जाते हैं, लेकिन अब अगर हमारे लिए पूरी हमने वहाँ कूलर लगवाए हुए हैं, हमने वहाँ बैठने की व्यवस्था की है ताकि किसी को कोई तकलीफ और दिक्कत ना हो। तो अल्टीमेटली क्या है कि हम लोगों ने उनके लिए प्रावधान किए हुए हैं। तो अब कहने का भाव ये है कि आपने देखा कि 3 प्रकार की फोर्सेस से सिक्योरिटी हो रही है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, मैनुअल रूप से भी ऑफिसर्स लगे हुए हैं, पॉलिटिकल लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है इससे बेहतर दुनिया के शायद ही किसी मुल्क में सिक्योरिटी सिस्टम कभी होता हो। तो इसलिए ये बड़ा स्ट्रांग प्रबंधन है जी। और अब जब ये स्ट्रांग रूम से काउंटिंग
होगी जब उसकी, तो कई बार काउंटिंग स्थल पर भीड़ भाड़ हो जाती है, नहीं, काउंटर्स कम होते हैं। उसके लिए हम लोग पूरी बैरिकेटिंग करते हैं। उसका प्लान चुनाव आयोग से हमारा अप्रूव्ड है, अप्रूव होता पहले है से ही कर पहले से ही। और उसके अंदर पूरी व्यवस्थाएं होती हैं कि कोई मोबाइल लेके नहीं जाएगा, उसमें कितनी काउंटिंग टेबल्स होंगी, हर काउंटिंग टेबल पे कितने लोग बैठेंगे, पोलिंग एजेंट्स कहाँ बैठेंगे, किधर से आएंगे, मशीनें किधर से आएंगी, किस तरीके की निगरानी में आएंगी, बहुत डिटेल प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल का हम अच्छा सा पालन करते हैं। अच्छा सर, एक कई बार इतनी सजगता, ईमानदारी, धैर्य से जब अपनी ड्यूटी करते हैं और कई बार मुकाबला बहुत कांटे का हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, तो एक सवाल खड़ा होता है उनका, वो तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मदद से, जब वो 150 वोटों का होता है, हालांकि वो एक वोट में भी कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, एक वोट में भी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ सर कि ये आए जनता के सामने का कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, उसकी एसओपी है, उस एसओपी को कोई वायलेट नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सख्त रूप से वॉच करता है, और केवल वॉच की बात नहीं है, उसके सिस्टम इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि किसी के चाहने या किसी के न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी चीज़ें एकदम सेट हैं, इसलिए किसी तरीके से कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई इशू नहीं कर सकता। इसलिए अगर किसी के दिमाग में ये भ्रम है कि कोई प्रशासन कुछ किसी की मदद कर सकता है, तो ये एकदम वहम है, इसको हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए। एक वोट की भी कोई किसी की किसी प्रकार से कभी भी मदद नहीं कर सकता। अच्छा सर, ये जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी भी सिक्योरिटी इसी तरह से ट्रेजरी में रहता है पोस्टल बैलेट, और उसके बाद मॉर्निंग में जब जिस दिन गणना होती है उस दिन 8 बजे वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर वहाँ पे एआरओ की टेबल या आरओ की टेबल होती है, जैसे लोकसभा में अगर मान लो 2 टेबल हैं तो 2 एआरओ की नियुक्ति होगी, वहाँ पे वो रहेंगे। एक पे 500 से ज़्यादा नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे अलग से एजेंट भी देखते हैं, तो वो पूरा निगरानी सिस्टम रहता है, एकदम नीट एंड क्लीन। यस यस यस। अच्छा सर, जिस प्रकार से अगर मैं 4 चरणों में जब चुनाव हुए तो शुरुआती 2 चरण में कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम था, और राजधानी की बात थी, प्रश्न चिन्ह भी था कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, प्रशासन का भी था, लेकिन पिछली बार से ज़्यादा हुआ। तो चुनाव आयोग के साथ किस तरह की कदमताल की गई कि एक संतोषजनक नहीं, आपने देखा कि 64% से ज़्यादा वोटिंग चुनाव के पहले कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भोपाल में, मैं जिससे भी पूछता था तो सब लोग ऐसा 55 से ऊपर पहुंच जाओ तो बहुत है। ठीक बात। सब चाहे आप लोग हो कोई भी हो, सब लोग यही कह रहे 55 से ऊपर पहुंच जाओ बहुत है। ऑलमोस्ट हमने पिछले जो 2019 का जो 65 के आसपास का जो वो था आंकड़ा, उसको लगभग टच कर लिया, थोड़ा सा कम हम जरूर रह गए। तो 64% से जो ऊपर वोटिंग भोपाल में हुई, तो निश्चित रूप से जो जिन लोगों ने प्रचार किया उनका तो है योगदान, बट हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ का भी थोड़ा बहुत अच्छा मैसेज गया लोगों में, लोगों ने समझा भावना को लोकतंत्र के इस महापर्व में। तो वो स्वीप एक्टिविटी का भी अहम, मुझे लगता है अहम रोल रहा है। और हम लोगों ने उसके लिए हम लोगों ने इंक्लूसिव वोटिंग के लिए, आपको पता होगा, ट्रांसजेंडर शो किया। उसमें हमने ट्रांसजेंडर्स को ही नहीं, उसमें हमने युवा वर्ग को, फर्स्ट टाइम वोटर्स को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सब लोगों को कनेक्ट किया। तो वो हमारा ग्रैंड सक्सेस शो था। इसके अलावा हम लोगों ने जो है लोगों को प्रेरित करने के लिए डिफरेंट मेथड्स अपनाए, तो वो सब मिला जुला के हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा रहा। सर, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, लाखों लोगों में से उस प्रतियोगी परीक्षा को पास करने वाले सैकड़ों की संख्या में ही लोग होते हैं, तो बहुत फोकस्ड लोग होते हैं। ये जो कम्युनिटी है बहुत फोकस्ड कम्युनिटी है। तो कब डिसाइड किया था कि नहीं प्रशासनिक सेवा में जाना? देखिए, जो कोई भी मेहनत करता है वो धीरे धीरे आदमी का मानस बनता जाता है। आसपास देखते हैं और फिर हम लोग, चाहे हम हो कोई भी हो, वो फिर धीरे धीरे प्रशासनिक सेवाओं में आने का निर्णय हो जाता है। एक डेट टाइम तो मतलब कहना अलग बात हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे, जैसे आप मान लो मैं इलाहाबाद का पढ़ा हूँ, तो वहाँ आपने देखा, समझा, सुना, फिर धीरे धीरे आप प्रशासनिक सेवा की तरफ बढ़ते हैं। फिर एग्ज़ाम देते हैं, तो किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में, किसी सेकंड अटेम्प्ट में, किसी का थर्ड, मतलब जैसे भी करके लोगों का क्लियर हो जाता है। और हर एग्ज़ाम का अपना महत्व है, इस एग्ज़ाम का भी महत्व है, दूसरे एग्ज़ाम का भी महत्व है, और कोई हर काम का अपना इम्पोर्टेंस है। मतलब आप अपना काम कर रहे हैं, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई तीसरा काम कर रहा है, और हर काम का, मैं सोचता हूँ कि हर काम का अपना रोल है, और हर व्यक्ति की एक निश्चित भूमिका है। जैसे हम हैं तो हम मतलब सिविल सर्वेंट्स, तो सिविल सर्वेंट्स जो है एग्जीक्यूशन करते हैं बहुत सारी चीज़ों का। इसी तरीके से अगर आप देखें तो
जो पॉलिटिकल लोग हैं वो नियम कानून बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। आप लोग जो है लोकतंत्र की निगरानी करते हैं। जनता तक जो बात नहीं पहुंच सकती, सपोज हमने स्ट्रांग रूम की आपको बात बताई, तो वो स्ट्रांग रूम की बात ऐसी है कि मैं 10 लोगों को समझा दूंगा, आपके माध्यम से हज़ारों लोगों तक पहुंच जाएगी। तो हर चीज़ का अपना महत्व है। आपने भी डिसाइड किया होगा, तो आज आप सब लोगों को इन सब बातों को, लोकतंत्र की, चुनाव की, सब पहुंचा रहे हैं। तो हर व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, मेरा ऐसा सोचना है। केवल सिविल सर्वेंट्स ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं ऐसा भी नहीं, सब लोग अपना अपना महत्वपूर्ण काम करते हैं। जी जी सर, अब जब लोक सेवा में हैं और आपने प्रशासनिक सेवा को बिल्कुल सही तरीके से परिभाषित किया, तो एक होता है कि एक इच्छा होती है कि अभी इस कार्यकाल में तो ये ज़रूर भोपाल जैसे ग्वालियर के लिए थे तो कुछ उल्लेखनीय कार्य किए, तो लोग अब उनको याद करते हैं। तो भोपाल के लिए क्या सोचा है कि राजधानी में? देखिए क्या है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये शायद मतलब जब भी कोई किसी भूमिका में आता है तो वो सोचता है कि वो अपनी भूमिका में कुछ ऐसा करे जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो उसको मेमोरेबल रहे, लोगों के लिए मेमोरेबल रहे। आपको पता है हम आए हैं और उसके बाद फिर चुनाव वगैरह चालू हुए हैं। इसके बाद अभी हमने एक कार्य योजना बनाई है कि बहुत सारे ग्रुप्स के साथ, जो चाहे मीडिया ग्रुप्स हो, चाहे हमारे कॉलोनाइजर्स हों, चाहे मतलब क्रेडाई के सदस्य हों, चाहे बिजनेस कम्युनिटीज़ के लोग हों, NGO, सब लोगों के साथ बैठ के एक डिस्कस करना है। कुछ पहले से यहाँ पे स्कीम्स चल रही हैं इम्पोर्टेंट्स, कुछ वो लोग फीडबैक देंगे, फिर एक हम सिटी डेवलपमेंट का प्लान बना के और फिर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। हर चीज़ महत्वपूर्ण है। नथिंग इज बिग एंड स्मॉल, आवर यूजेस मेक्स इट सो। कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है, उसका उपयोग उसे बड़ा या छोटा बनाता है, और यही शायद सबसे बड़ी सोच है। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें या प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखें तो यह सोच जो है लोक सेवा की गारंटी की सोच है। तो भोपाल सर आपके प्रशासनिक कौशल से, आपके प्रशासनिक प्रबंधन से रूबरू हो, तिरोहित हो, आनंदित हो, आपकी सेवाओं का भोपाल को लाभ मिले। आपने तमाम सारे पहलुओं पर बड़े बड़े जटिल से जटिल चीज़ों को बहुत सहज शब्दों में परिभाषित किया। तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को जितने भी प्रश्न थे वो बड़े कॉमन से प्रश्न थे, वो दर्शकों के प्रश्न थे, तो उन्हें इस इंटरव्यू के माध्यम से प्रशासनिक प्रबंधन को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत आपको भी बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सब लोग अपना अपना अच्छा काम करें, अपने देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए रोल मॉडल बने और खुद भी आगे बढ़ें, देश को भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।